अपने पास एक फ़ोन है जो कस्टमर ने देके गया था, ठीक है। ये फ़ोन तो पहले था डेड, क्या प्रॉब्लम में था, और वाटर डैमेज था और बहुत गंदी तरीके से ये वाटर लॉक था, ठीक है। उसके बाद इसको ऑन किए, लेकिन इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? और अपने पास कभी भी नेटवर्क का इशू आए तो सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, आईमिया नंबर, ठीक है। तो ये चेक कर रहे हैं *#06#, तो आईमिया बिल्कुल ओके है ना। उसके बाद क्या चेक किया जाता है, बेस बैंड। तो इसका बेस बैंड वर्जन चेक करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे अपन देखो बेस बैंड वर्जन चेक करते हैं ऑल स्पेस में जाके, तो इसका बेस बैंड वर्जन क्या आ रहा है, अननोन आ रहा है। मतलब इसमें जो है किसका इशू है, बेस बैंड। और मैंने कल आपको जो भी बेस बैंड की स्टेप बताया था कि अगर आपके पास बेस बैंड अननोन आता है तो आपको सबसे पहले क्या चेंज करना है, RFIC। उससे बात भी नहीं होता है तो पावर क्यों, क्योंकि उसमें एक मॉडेम की लाइन होती है बक, जो सीपीयू में वोल्ट जाता है, और वो कॉइल भी चेक करना है। तो वो भी पावर भी चेंज किया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व। सीपीयू भी रिवॉल्व किया, लेकिन तो भी प्रॉब्लम सॉल्व। अब सारी जो आईसी है जो बेसबैंड से रिलेटेड है, जो बेसबैंड को चलाती है या वोल्ट देती है, वो सब हमने चेंज करके देख लिया। मतलब बेसबैंड का इशू होता या कोई आईसी का इशू होता तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए था। और ये सॉफ्टवेयर का भी इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर का इशू होता तो यहाँ पे वाटर डैमेज ना होता फोन, है ना। और दूसरा आईमिया बेसबैंड दोनों ही नहीं होता तो अपन मानते थे कि बेसबैंड का इशू, सॉफ्टवेयर का इशू है। वो हार्डवेयर की वजह से भी होता है, लेकिन फोन अगर वाटर डैमेज नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश होता और अपडेट करने में कुछ हुआ होता तो अपन समझते थे कि सॉफ्टवेयर का इशू है। बट ये सॉफ्टवेयर का भी इशू नहीं है। अब इसमें अपनी एक ही स्टेप बचती है कि अपनों को इसकी RFIC निकाल के उसके GR देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई भी स्टेप अपने पास नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि अपन ने मॉडेम के भी वोल्ट चेक कर लिए हैं, वो भी ओके, क्योंकि मॉडेम के वोल्ट आएंगे, फिर सीपीयू कमांड देगा RF को बेसबैंड के लिए, तब जाके बेसबैंड वर्क करेगा। तो अपन इसमें मॉडेम के भी वोल्ट चेक करते हैं, और इसमें एक और वोल्ट मिलते हैं जो 1.8 1.2 होते हैं, जो RFIC को वोल्ट मिलते हैं, वो भी चेक करेंगे। उसके पहले अपन सीपीयू साइड से जो RF को बेसबैंड के लिए सिग्नल आ रहा है, EN आ रहा है, वो चेक करते हैं कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैंने आपको बोला है कि अगर आईसी चेंज करने के बाद भी नहीं होता है तो आपको डायरेक्ट GR देखने, है ना। अगर मैं यहाँ स्कीमेटिक में ओपन करके वो लाइन को देखूंगा भी तो चेक कैसे होगा, GR से। समझ रहे हो? लेकिन स्कीमेटिक से क्या होता है कि अगर उसका स्कीमेटिक है तो आप प्रॉपर मॉडल ओपन करके जो बेसबैंड की पिन है, जो 5-6 पिन है, सिर्फ उस पर भी चेक कर लेते तो अपनों को कंफर्म हो जाता है। पूरे आईसी के GR देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर अपने पास डेटा नहीं है, मतलब स्कीमेटिक नहीं है उसका, तो फिर अपनों को पूरे आईसी के GR ही देखने पड़े, या फिर सेम आईसी नंबर किसी दूसरे स्कीमेटिक से ओपन करके भी अपन देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने इसका स्कीमेटिक ओपन किया है ना। अब इसका स्कीमेटिक है और इसकी RFIC, कौन सी आईसी, RFIC। अब ये लगी है इसकी RFIC, हाँ, U1300। तो यहाँ पे अपन सर्च करेंगे U1300, U1300, है ना। सर्च करने के बाद देखो जितनी बेसबैंड को ना BB करके बोला जाता है, क्या करके बोला जाता है, तो देखो ये BBEN H13 पे आ रही है। कितने पे आ रही है, H13 पे। और देखो ये पूरी BB लाइन है, दिख रही है आपको। और नीचे देखते हैं, ये सॉरी, ये तो हाँ ये है, दिख रही है आपको BSI वाली। तो ये 4 लाइन बेसबैंड के लिए और ये 1 लाइन, ये 5 लाइन पे अपनों को सबसे पहले कूल टेस्टिंग में वैल्यू देखना पड़ेगी। समझ रहे हो कि इन पे किसी पे भी OL, किसी पे भी 4x0। अब जैसा इनकी वैल्यू देखनी है तो अपनों को जैसा देखना है, पहले कितने नंबर पिन है ये, H13। अब आप बिटमैप के हिसाब से भी देख सकते हैं, बिटमैप ने इजी कर दिया है, मतलब आपको काउंटिंग करनी नहीं पड़ेगी। बोर्नियो ने काउंटिंग करके दिया हुआ है। अगर बोर्नियो नहीं देता तो अपनों को खुद काउंटिंग करनी पड़ती। जैसे अगर अपन ABCD के हिसाब से देखते तो इस तरीके से, और 1 2 3 के हिसाब से देखते तो इस तरीके। तो अपनी H13 कहां पर है अपन देखते हैं। देखो ये है H13, मतलब ये 3 नंबर की लाइन पे अपनों को कूल टेस्टिंग में क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए ना। और उसके बाद रजिस्टर है, और रजिस्टर के बाद ये लाइन सीधा कहाँ चले गई, पावर और सीपीयू, है ना। तो अपन ये आईसी निकालते हैं, और ये सब जो बेसबैंड की लाइन है, समझ रहे हो, जो बेसबैंड की डेटा क्लॉक की लाइन है ना, डेटा की, क्लॉक की और BSI EN की,
और ये बीबी ईएन की। तो ये 5 लाइन अपन चेक करते। समझ में आया ना आपको? यानी अगर मेरे पास पूरा जीआर होता और इसका स्केमेटिक नहीं होता तो मैं क्या करता, पूरा जीआर चेक करता, तो भी मुझे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता। लेकिन इसका स्केमेटिक अपने पास है तो पूरे आईसी के जीआर अपनों को चेक करने की जरूरत नहीं है ना इसमें, क्योंकि सारा काम हो चुका है। कोई आईसी इसकी बाकी नहीं ऐसी जो नहीं हुई है। फरदीन सर ने सब कुछ इसमें ट्राई कर लिया है। तो अब अपन यहाँ पे आरएफ निकालेंगे और उसमें ये चीज चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो आरएफ निकालते हैं और चेक करते हैं। बीबी मीन्स बेसबैंड, समझ रहे हो? हाँ, ईएन मीन्स एनेबल। एनेबल तो अपने पास कितनी बार आ चुका है ना। अब जैसे कि ये बीबी जो बेसबैंड का नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एलटीई लिखा है, मतलब 4G के लिए है। समझ में आ रहा है ना आपको? सबसे पहले बेसबैंड को ऑन होने के लिए सीपीयू में मतलब मॉडेम से वोल्टेज दिए जाते हैं। देखा ना अपन ने, पावर में देखा था। उसके बाद जो है सीपीयू आरएफ को सिग्नल भेजता है और आरएफ खुद ओके होंगी तो वहां पे बेसबैंड आएगा। अब आरएफ का इशू होता तो आईसी चेंज करने के बाद ओके हो जाना चाहिए था ना। पावर का इशू होता तो पावर चेंज करने के बाद ओके हो जाना चाहिए था। सीपीयू का इशू होता कि सिग्नल नहीं दे रहा है प्रॉपर, तो सॉल्व हो जाना चाहिए था ना। अब बच ये रहा है कि इनकी बीच की जो ट्रैक है उसमें मुझे लग रहा है कि इशू है। जो सिग्नल ला रही है, वोल्टेज ला रही है, लेके जा रही है, समझ रहे हो? तो अपन उसको भी कंफर्म कर लेंगे ना। अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर देखते हैं आगे। लेकिन आखिरी स्टेप तो अपनी वही बच रही है ना। दिख रहा है आपको क्लियर? ठीक है, तो ये है अपनी RFIC, मीन्स WTR SDR MT करके बोलते हैं ना इसको। हाँ, मीडियाटेक में MT करके होती है। छोटी आईसी, छोटा नोजल, यूज शूटर। ओके, देखो आईसी तो एकदम प्रॉपर बैठी थी ना, मतलब आईसी का कोई भी इशू नहीं है। बिल्कुल, आईसी भी चेंज हो चुकी है, सीपीयू भी रिवॉल्व हो चुका है, पावर भी चेंज हो चुकी है, ऐसा कोई काम बाकी नहीं है इसमें, मतलब डायरेक्ट वाला। ओके, ठीक है। सबसे पहले अपनों को H13 की काउंटिंग करनी है ना, तो चलिए अपन बिटमैप खोलते हैं और H13 की काउंटिंग करते हैं। ये देखो, ये लाइन है पूरी A वाली, है ना। ये लाइन है पूरी B वाली, उसके बाद है C वाली, फिर है D वाली, उसके बाद 1 2 3 4, वैसा ही चल रहा है ना यार वो। ठीक है, तो अपना क्या था यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। H13 क्या नंबर है? H13। तो यहाँ पे H13 देखते हैं कहाँ पे दिख रहा है आपको H13? ये है H13, ठीक है। मतलब यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 है ना, 4 के बाद तीसरा है ना। मतलब इधर अपन देखेंगे अपने फोन में, ठीक है। ये आईसी हटा देता हूँ मैं, डाउट के लिए रखे थे अपन ने, ठीक है। तो 4 के बाद 3 नंबर पे, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3, इस पे अपने को वैल्यू आनी चाहिए, है ना। तो अपन इस पे चेक करते हैं कि इस पे वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। देखो मीटर दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 आ रही है वैल्यू। क्या आ रहा है? ऑयल आ रहा है ना। तो पहली लाइन अपनी क्या आ रही है? ऑयल ओपन आ रही है। उसके बाद की भी चेक कर लेते हैं, फिर अपन इसको ट्रेस करेंगे कहाँ जा रही। उसके बाद और कुछ लाइनें थी ना। हाँ, मतलब कौन कौन सी ऑयल आ रही है वो अपन कंफर्म कर लेते हैं ना। तो ये और है बेसबैंड साइड, दिख रही है आपको? J12 L12। तो पहले J12 को चेक कर लेते हैं, है ना। हाँ, J12 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। J12 कहाँ है? J12 ये है, ठीक है। तो पहले J12 को चेक कर लेते हैं, फिर L12 को देख लें। कहाँ है J12? उसके ऊपर ये थी क्या कि ये थी? कौन सी थी?
ये वाली थी, यही थी J12। तो ये आ रही है वैल्यू। मैं ब्लेड लगा के चेक करता हूँ, हो सकता है शायद प्रॉपर टच नहीं हो रही है ना। ग्यारह नंबर चाहिए इसके लिए। ये वाली है ना, ये आ रही है ना, ये J12 थी और ये H3 है, तो ये भी आ रही है। ये कौन सी थी, ये वाली, ये वाली, ये तो ऑयल आ रही H3, और ये जो ओके वाली है जो अभी चेक करे है ना, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद अपनी कौन सी है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको ये भी कंफ्यूजन हो रही होंगी कि यहाँ पे बीबी करके आना चाहिए था, लेकिन लिखा है BSI-EN। लेकिन आप इसकी डेटा शीट में देखेंगे तो डेटा शीट में पता चलेगा BSI मतलब किसके लिए है, क्योंकि कोई भी लाइन जो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिया है उसका फुल फॉर्म जो है उसकी पूरी लाइन की डिटेल डेटा शीट में होती है। कहाँ पे होती है, डेटा शीट में। आप कंफ्यूज ना हो इसमें, इसके लिए मैंने आपको बोला पूरी आईसी के GR देखना, कि पूरी आईसी के GR देखेंगे तो कंफर्म हो ही जाएगा ना आपको। लेकिन जिसका स्केमेटिक है उसमें प्रॉपर लाइन भी आप चेक कर सकते हो। तो ये J12 है, उसके बाद अपने को क्या देखना है, L12। तो L12 देखते हैं, लेआउट। तो देखो L12 कहाँ पे है, ये है, ये है, ठीक है। जैसे अपन देखेंगे तो यहाँ पे L12 है ना, तो जहाँ पे खाली जगह है वहां पे दूसरे नंबर का बॉल है ना। तो देखो, हाँ समझ में आ गया ना L12 का हमें। तो ओके, ये भी आ रही है ना वैल्यू। तो मतलब ये लाइन में भी कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद है अपनी M11 और K11। तो M11 देखो कहाँ पे है, उसके ऊपर ही जस्ट, हाँ ये है, उसके बिल्कुल बाजू में है ना। तो M11 को चेक करते हैं, आ रही है ये भी वैल्यू भी ओके है ना। उसके बाद क्या थी, K11 है ना। अब K11 को देखते हैं, ये नहीं ना, ये है ना। अब इसका मतलब अपना क्या बाकी है, सिर्फ H3। क्या है, H13, सॉरी। तो कहाँ है अपनी H13, H13 ये है ना। अब H13 में देखो रजिस्टर लगा है, क्या लगा है, अभी यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, अगर यहाँ पे आ रही है तो ये रजिस्टर का इशू हो सकता है ना। अगर यहाँ पे भी नहीं आई तो ये लाइन आगे कहाँ जा रही है, देखो एक तो पावर में जा रही है ना। एक तो पावर से भी इशू हो सकता, या फिर सीपीओ में जा रही है। कहाँ जा रही है, अब देखते हैं इसमें और कुछ दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे एक टीपी भी लग रहा है, ये दिख रहा है ना टीपी। दूसरे पे क्लिक करके देखते हैं, है ना टीपी। इसका मतलब फिर ये टीपी पे भी चेक कर लेंगे। अगर टीपी पे वैल्यू आ रही होंगी तो वहां से वहां तक रजिस्टर तक भी जम कर देंगे तो अपना काम चल जाएगा ना। तो पहले रजिस्टर तक चेक करते हैं। तो 2 नंबर पे अपन देखते हैं वैल्यू। तो 2 नंबर पे वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही ना, ऑयल आ रहा है। क्या आ रहा है, अब उसके बाद एक टीपी थी, है ना, पावर में था और सीपीयू में। अगर टीपी पे भी ऑयल आ रहा है तो फिर अपना इशू किस में है, समझ रहे हो। तो टीपी वही थी, तो उस पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राउंड किया मैंने और इस पे चेक कर रहा हूँ, आ रहा है ना। इसका मतलब सीपीयू बिल्कुल मिसिंग, क्या है अपनी लाइन मिसिंग है। मतलब यहाँ से जो वहां तक इंटरली ट्रैक जा रही है वो ब्रोकन है, समझ रहे हो। अगर 2 ट्रैक ओपन होती तो 2 जंपर मारने पड़ते। अभी अपनों क्या करना पड़ेगा, एक जंपर यहाँ से लाके भी दे देंगे तो भी ओके रहेगा ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बीप चेक करनी पड़ेंगी अपनों। अगर ये बीप आ रही होंगी तो मतलब इंटरली ट्रैक ओके है, फिर वहां से वहां जंप करने में अपना काम, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे बीप चेक करते हैं और जंप करते हैं। तो अपन चेक करेंगे बीप वाले भैया, बोर्नियो। ये है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही ना, समझ रहे हो। इसका मतलब अपना ट्रैक जो है रजिस्टर के बाद से यहां से वहां तक का ब्रेक है। तो वहां से यहाँ जंप भी ला देंगे तो अपना काम हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। देखते हैं, अगर कोई भी आईसी करने के बाद नहीं हो रहा है तो आखिरी स्टेप यही है।
सब चेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अगर टीपी नहीं दिया होता तो अपने को क्या करना पड़ता? बिल्कुल, ये देखो, टीपी नहीं दिया होता तो यहाँ अपने को जाना पड़ता और पहले सीपीयू निकाल के, हो सकता है अपने को पावर से यहाँ तक की बीप चेक करनी पड़ती, क्योंकि पावर में भी वो ट्रैक ओके होना चाहिए। उसके बाद अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ से जंपर लेके फिर इस रजिस्टर पे देना पड़ता। अगर उसकी टीपी ना होती तो, नहीं होती तो टीपी है इसका मतलब काम हो गया अपना। समझ रहे हो? ठीक है, चेक करते हैं। तो मैं पहले रजिस्टर पे देख लेता हूँ। ठीक है, आ रही है वैल्यू? आ रही है वैल्यू? ठीक है, आ रही है इस पे भी। मतलब अपना जो प्रॉब्लम था वो अभी फिक्स हो गया है ना? अब सीपीयू ये आरएफ लगाने के बाद बेसबैंड आना चाहिए, तभी अपन मानेंगे कि अपना प्रॉब्लम यही था, है ना? चेक करूं? फिटिंग कर दूं डायरेक्ट? ऐसा इतना कॉन्फिडेंस? वो जंपर को पहले प्रोटेक्ट करना, ये बात नहीं चेक वो चेक कर लेंगे तो फरदीन सर बराबर उसको यूवी में डाल देंगे। आइमिया तो अपना ओके ही था, बेस बैंड में इशू था। पहले आइमिया चेक करेंगे, क्या आइमिया तो नहीं चला गया? ओके ला, अब चेक करेंगे बेस बैंड। हो गया? मतलब कभी भी मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, कोई भी चीज अगर कोई आईसी चला रही है तो सिर्फ वो आईसी नहीं चला रही, उसको जो ट्रैक होते हैं, जो सीपीयू से डेटा आ रहा है, और सीपीयू रिबॉल मारने से अगर डेटा मिस होगा तो वो हो जाएगा, लेकिन रिबॉल करने से भी नहीं होगा अगर इंटरली ट्रैक का लोचा होगा। तो आखिरी हर चीज का सोल्यूशन क्या है? जीआर चेक करो। कई बार कूल टेस्टिंग के भी ओके मिलते हैं इतनी मेहनत करने के बाद। समझ रहे हो? अगर इसका कूल टेस्टिंग का ओके मिलता तो अपनों को वोल्टेज चेक करने पड़ते फिर, कि जो लाइन सिग्नल और प्लस वोल्टेज के लिए बिछाई है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है आपको? तो कोई भी चीज मैंने बताया है कि इन इन चीजों से होगा, तो उसके बाद आखिरी में आपको क्या चेक करना पड़ेगा? उसके जीआर, कूल टेस्टिंग के भी और हॉट टेस्टिंग के भी। अब सिर्फ ये एक ही जंपर निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा? बेसबैंड अननोन हो जाएगा ना? क्यों? क्योंकि 5 ट्रैक से जो बेसबैंड चल रहा है, एक ट्रैक मिस होने की वजह से क्या हो रहा है? बेसबैंड अननोन हो जा रहा है। फिर उसमें 1000 बार आईसी करते रहो जब तक जुड़ेंगी नहीं। अब ये होता क्यों है? फोन गिरता है तो इंटरली ट्रैक जो है वो ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो अगर इंटरली ट्रैक ही ब्रेक है तो आईसी डाल के भी फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब गाड़ी के इंजन में ही काम है तो पेट्रोल डाल के कोई फायदा, गाड़ी चलने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है? तो फिर नेक्स्ट फोन देखते हैं।